आज का टॉपिक है चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर हम लोग क्लास 11th में स्टडी करते हैं और ये मैकेनिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आखिर मैकेनिक्स क्या है। डियर स्टूडेंट, इस क्लास को पूरे एंजॉय के साथ लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आज एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स। तो आपको मैं पहले मैकेनिक्स बताना चाहता हूँ। मैकेनिक्स क्या है? व्हाट इज मैकेनिक्स? तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये एक फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स के अंदर हम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी ए बॉडी एट रेस्ट और ए बॉडी इन मोशन। मतलब कि इसमें बेटा हम क्या स्टडी करेंगे? तो आंसर है वी हैव टू स्टडी ए बॉडी एट रेस्ट आर इन मोशन। दो बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, रेस्ट एंड मोशन। मैकेनिक्स में मैक्सिमम चीज़ें न्यूटन्स के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। आगे आपको मिलेगा, बट आप ये जानो कि यहाँ पे हमको रेस्ट और मोशन की बात करनी है और किसी बॉडी के बारे में सपोज करना है। कोई पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं सपोज करना है, किसी बॉडी को कंसीडर करना है। अब इस मैकेनिक्स को बहुत सारे पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? इसका मतलब स्टैटिक्स एक ऐसा पार्ट है मैकेनिक्स का जिसमें हम अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसका मतलब we have to study a body at rest or in equilibrium आई थिंक कौन से बाबू क्लियर हो रहे होंगे। रेस्ट और इक्विलिब्रियम की बात हम करते हैं किसमें? स्टैटिक्स में। अगेन नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग एकदम क्रिएटिव होकर के बैठें और डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब काइनेमेटिक्स की बात करता हूँ। काइनेमेटिक्स में क्या हम सपोज करेंगे? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस केस में हम जो सपोज करेंगे काइनेमेटिक्स होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है हमको लॉज ऑफ मोशन कंसीडर नहीं करना है। तो वी हैव टू स्टडी a body at rest without considering the cause of motion. मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 क्लास 11th का हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम काज ऑफ मोशन की बात नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद थर्ड क्या है? ध्यान दो डियर स्टूडेंट, थर्ड में है डायनेमिक्स। अब अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स के अंदर भी बॉडी मोशन में होगा, बट यहाँ पे हमको लॉज ऑफ मोशन कंसीडर करना है, हमको यहाँ पे काज ऑफ मोशन कंसीडर करना है। इसका मतलब वी हैव टू स्टडी ए बॉडी इन मोशन with considering the cause of motion। ठीक है। काइनेमेटिक्स में क्या था? वी हैव टू स्टडी ए बॉडी इन मोशन। क्या लिख रहा हूँ? ए बॉडी इन मोशन
इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द काज ऑफ मोशन। यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमको काज ऑफ मोशन स्टडी करना है और यहाँ पे हमको काज ऑफ मोशन स्टडी नहीं करना है। ध्यान रहे दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। डियर स्टूडेंट, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मोशन की पहले मैं बात करता हूँ, आखिर मोशन क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मोशन मोटियो वर्ड से क्रिएट हुआ है। किस वर्ड से क्रिएट हुआ है, तो आंसर है मोटियो। इस मोटियो का मतलब होता है टू मूव, इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू मूव। मोटियो का मतलब है टू मूव। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन क्या होता है, मोशन को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग मोशन को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दो, आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दो, मोशन की बात करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो आपका टॉपिक है। हम बात करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका दूसरा नाम क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। इसके पास वन कोऑर्डिनेट होते हैं, वन कोऑर्डिनेट होते हैं। इसके पास वन कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल सपोज करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर हम ये सपोज करें दिस इज ट्रैक, ये है ट्रैक, ये ट्रैक है और इस ट्रैक पे एक आदमी है या आप हो इस ट्रैक पे और आप इस ट्रैक पे रेस लगा रहे हो। इस ट्रैक पे आप रेस लगा रहे हो, एक रोड है, इस रोड पे आप चल रहे हो। अब आपका मोशन इस रोड पे स्ट्रेट लाइन है, तो दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने सपोज किया कि ये बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग के टॉप वाले फ्लोर पे चले गए, ऊपर आप छत पे हो और आपने यहाँ से एक बॉल को ऐसे गिराया, आपने एक बॉल को नीचे की तरफ फ्री फॉल कर दिया। तो जैसे ही हम बॉल को यहाँ पे फ्री फॉल करेंगे, फ्रीली फॉल करेंगे, तो उस केस में इस बॉल का मोशन कैसा होगा, तो आंसर है वन डायमेंशन। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। अगर आप यहाँ पे स्टैंड हो और आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और बॉल फिर नीचे की तरफ आया कुछ देर के बाद, तो ये भी मोशन कहलाएगा वन डायमेंशन मोशन। तो सारे के सारे एग्जाम्पल वन डायमेंशन मोशन के हैं, रेक्टिलिनियर मोशन के हैं, या आप कह सकते हैं इसमें वन कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, दूसरी बात, सेकंड है मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, या इसको हम बोलेंगे टू डायमेंशन। ये टू डायमेंशन मोशन होता है और यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट होते हैं। कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, तो आंसर है टू कोऑर्डिनेट। यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट होते हैं, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। अब मैं आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने सपोज किया कि यहाँ पे आप खड़े हो और आपके हाथ में एक बॉल है, आपके हाथ में एक बॉल है, आपने इस बॉल को थीटा एंगल पे सेंड किया, आपने इस बॉल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ग्राउंड से थीटा एंगल पे आपने इसको फेंका। इस केस में यहाँ पे इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, तो आंसर है एक्स एंड वाई। ये डिस्टेंस x होगा, x में x डिस्टेंस और y में y डिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट है, दैट इज कॉल्ड मोशन ऑफ ए बॉल इन प्लेन। अच्छा, इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आगे आपको मिलना है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आगे आपको मिलना है। ठीक है, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, जब ये टॉपिक आएगा तो आपको हम जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बात और, अगर मैं ये सपोज करूं कि आपने एक बॉल लिया, आपके हाथ में एक बॉल है और एक स्ट्रिंग है, आपने बॉल को स्ट्रिंग के एक एंड से फिक्स किया और अदर एंड को अपने हाथ में पकड़ा, इसके बाद उसको इस तरीके से घुमाया। दिस मोशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, और अगर ऐसे घुमाएंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आपने एक बॉल को इस तरीके से घुमाया, कुछ इस तरीके से अगर आपने घुमाया एक बॉल को,
तो इस बाल का जो मोशन होगा ये कहलाएगा सर्कुलर मोशन, ये कहलाएगा सर्कुलर मोशन, जिसको हम बोलेंगे मोशन इन ए प्लेन। ये चूँकि प्लेन की बात कर रहा है, इसका मतलब आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट क्लियर हो गए होंगे कि मोशन का मतलब क्या है। अब थोड़ा सा मैं पीछे चल रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर एक इंसान है, ये मैंने सपोज किया कि ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे एक आदमी ऐसे यहाँ पे स्टैंड है। अगर हम आपसे पूछें कि ये इंसान रेस्ट में है या मोशन में है, तो 99% स्टूडेंट का आंसर होगा दिस मैन इज एट रेस्ट। आप बोलेंगे कि ये मैन रेस्ट में है। मैं कहता हूँ कि ये गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। ये मैन मैं कह रहा हूँ कि मोशन में है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि सर आप क्या बोल रहे हैं, ये मोशन में कैसे हो गया, मुझे तो रेस्ट में लग रहा है ये। तो आपका भी आंसर सही है, मेरा भी आंसर सही है, रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ अगेन कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर कैसे हो सकते हैं, कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट कि मोशन का मेन कंसेप्ट क्या होता है। मोशन का मेन कंसेप्ट क्या होता है, मोशन का मेन कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है। आप ध्यान दो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। अब मेरा कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ मोशन आर रेस्ट। अब हम इसकी बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ मोशन आर रेस्ट। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मोशन और रेस्ट को डिफाइन करना है, बताना है कि कोई बॉडी रेस्ट में या मोशन में है, तो सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन आपको सपोज करना पड़ेगा एन ऑब्जर्वर। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले सपोज करेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके बाद क्या सपोज करेंगे, अगेन सपोज करेंगे एन ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर। इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मैंने ये सपोज किया कि ये एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज प्लेटफॉर्म, दिस इज प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे एक मैं सपोज किया कि एक कार यहाँ पे स्टैंड है, एक कार यहाँ पे स्टैंड है। इस तरीके से ये कार है और यहाँ पे आप खड़े हैं, ये यहाँ पे आप खड़े हैं। अब अगर यहाँ पे आप खड़े हैं और ये कार यहाँ पे आपको दिख रही है, तो यू आर, अगर हम आपकी बात करें तो यू आर एन ऑब्जर्वर, आप हो गए एन ऑब्जर्वर, आप हो गए एन ऑब्जर्वर। और ये जो कार है, कार किस जगह स्टैंड है, तो आंसर है कार प्लेटफॉर्म पे स्टैंड है। तो जो प्लेटफॉर्म है इसको हम कहेंगे दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा सा मैं हट के आपको बताना चाहता हूँ, ये तो था 1D, मैंने 1D में आपको समझाया। अगर आप इन 3D देखें तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, अगर आप 3D में देखें तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने सपोज किया कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक पार्टिकल, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में फ़ैन चल रहा होगा, कमरे के अंदर फ़ैन लगा हुआ है। आपसे पूछें कि फ़ैन की पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे इस दीवार से कुछ डिस्टेंस, फर्श से कुछ डिस्टेंस और कुछ हाइट पे ये फ़ैन है। कहने का मतलब अगर आपको इस बॉडी की पोजीशन बतानी है तो सबसे पहले आप क्या सपोज करेंगे, आप सपोज करेंगे ये पॉइंट O है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका x में इतना डिस्टेंस, y में इतना डिस्टेंस और z में इतना डिस्टेंस। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे आपको इस पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, सबसे पहले आप अपने आप को यहाँ पे सपोज करोगे, आप अपने आप को एट पॉइंट O पे एज्यूम करोगे, आप यहाँ पे एट पॉइंट O पे हैं। और इसके बाद ये आपने क्या सपोज किया हुआ है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज
3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ जो 3 डायमेंशन जो सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसी का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो आप हैं यू, आप यहाँ पे कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन का काम आप कर रहे हैं, तो यू आर द ऑब्जर्वर। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चल रहे हैं डियर स्टूडेंट मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए। ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट की। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एनीथिंग अगर टाइम या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट। मतलब एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन with respect to surrounding or time, उसको हम बोलेंगे रेस्ट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने सपोज किया, ये सेम एग्जांपल यहाँ पे है, अगर ये कार इस इंसान से फिक्स डिस्टेंस पे है, कहने का मतलब 1 घंटे बाद डिस्टेंस x है, 2 घंटे बाद डिस्टेंस x है, 3 घंटे बाद डिस्टेंस x है, मतलब ये डिस्टेंस अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिस कार इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन, इस मैन के रिस्पेक्ट में ये कार रेस्ट में है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं हम सेकंड। पहला हो गया रेस्ट, सेकंड हम बात करते हैं मोशन की बात करते हैं। मोशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर चेंज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोशन। अभी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन with respect to surrounding or टाइम। समझने का प्रयास करो। अब मैंने सपोज किया सेम ये ट्रैक है और यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कार इस ट्रैक पे ऐसे फास्ट मूव कर रही है, ऐसे जा रही है। मतलब जो सेपरेशन यहाँ पे x है, इस सेपरेशन की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इस सेपरेशन का मान टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मतलब दिस कार इज मोशन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस मैन के रिस्पेक्ट में ये कार मोशन में है। अगर आपने ये सपोज किया इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, इसके अंदर अब एक आदमी बैठा हुआ है, इस इंसान के रिस्पेक्ट में ये कार मोशन में है या रेस्ट में है, तो आंसर होगा इस इंसान के रिस्पेक्ट में ये कार रेस्ट में है। ओके, बट अगर बाहर कोई इंसान है उसके रिस्पेक्ट में ये कार मोशन में है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनकी सहायता से हम रेस्ट या मोशन को डिफाइन करते हैं। अब जो मैंने सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, मेरा क्वेश्चन सबसे पहले क्या था कि आप भैया प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो आप रेस्ट में है कि मोशन में है? तो आंसर है अगर कोई इंसान ग्राउंड पे रेस्ट में है, कहीं पे भी हो आसपास में, तो उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। लेकिन अगर वही इंसान इस अर्थ को छोड़ करके मून पे चला जाए या अदर किसी सैटेलाइट प्लैनेट पे चला जाए तब उस केस में आप मोशन में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। विदाउट ऑब्जर्वर, विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कैन नॉट डिफाइन रेस्ट और मोशन। अब हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, एब्सोलूट रेस्ट एंड एब्सोलूट मोशन का कॉन्सेप्ट। एब्सोलूट रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होगा एंड एब्सोलूट मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। एब्सोलूट मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। एब्सोलूट रेस्ट वैसे एब्सोलूट मोशन ये होता नहीं है आइडियल में, बट हम ऐसा एज्यूम करते हैं अगर कोई चीज़ ग्राउंड के अंदर रेस्ट में, अगर कोई चीज़ अर्थ के अंदर रेस्ट में है,
किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर मोशन में है किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मोशन। जैसे एक कार की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड ग्राउंड पे, ट्रैक पे चल रही है स्पीड, उसकी स्पीड है 100। मैंने सपोज किया ये कार जा रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आप बोलेंगे दिस इज एब्सोल्यूट मोशन। लेकिन अगर मैंने सपोज किया कार रेस्ट में है, ये v बराबर 0 इसकी वेलोसिटी रेस्ट में है, ये इसका मतलब दिस इज एब्सोल्यूट रेस्ट। ऐसा हम ओनली एज्यूम करते हैं जबकि आइडियल में कोई चीज़ रेस्ट में नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इन द, इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा उसमें आपको हम बताएंगे कि पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आगे का लेक्चर बहुत कॉन्सेप्चुअल है आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। थैंक यू।